माननीय अध्यक्ष, खाली पड़ा है, बिल्कुल विपक्ष को बिल्कुल खाली पड़ा है। जहाँ सदस्य नहीं आए विपक्ष के, तो 30 मेंबर है वो भी नहीं आए। अभी सारे देखो ना, सारे भरे हुए हैं, सारे भरे आगे क्या तो आपका कह रहे थे साहब, अभी बता रहे थे। प्रश्न श्री कल्याणलाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से भाग संख्या 1 राजस्थान राज्य के ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट अ पर अवलोकनीय है। 2 वर्ष 1998-99, 2000-2001 के दौरान केंद्र सरकार से प्राप्त राशि का विवरण तथा राशि के उपयोग के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों दिशा निर्देशों का योजनावार विवरण परिशिष्ट ब में अंकित संबंधित योजना के नाम के सम्मुख अवलोकनीय है। भाग संख्या 3 जी नहीं। भाग संख्या 4 जी नहीं। 5 वर्ष 2000-2001 में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि का सभी योजनाओं में इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक उपयोग किया जाना संभावित है। मरु विकास, सूखा संभाग, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 4 वर्षीय योजनाएं हैं, जिनमें अवशेष राशि का उपयोग अगले वर्ष में किए जाने का प्रावधान है तथा शेष अन्य योजनाओं में भी अवशेष राशि रहने पर उसका उपयोग योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप अगले वर्ष में किए जाने का प्रावधान है। भाग संख्या 6 केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत जयपुर जिले के उक्त विधानसभा क्षेत्रों में वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान विधानसभा क्षेत्रवार एवं योजनावार कुल स्वीकृत कार्यों, स्वीकृत राशि एवं कुल व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट स में संबंधित योजनाओं के नाम के सम्मुख अवलोकनीय है। भाग संख्या 7 जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि आपने खंड 2 में जो बताया है, मैं उसमें राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार से जो राशि मिली है उसमें से कितनी राशि खर्च हुई मदवार बताने का कष्ट करें। खंड 5 में आपने जो हमें बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 में आवंटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। ये बताया जाए कि इसी वित्तीय वर्ष से क्या तात्पर्य है? क्या 2000-2001 की राशि को 2001-2002 में खर्च किया जाएगा? बताने का कष्ट करें। तीसरा, खंड 2 में आपने बताया है कि राशि अन्य किसी मद में राशि खर्च नहीं की गई है, जबकि आपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में आपने राशि को खर्च किया है। खंड 4 में आपने मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सुनिश्चित रोजगार योजना की जो राशि आवंटित की गई उसमें भारी भेदभाव किया गया है। ये राशि एक्शन प्लान एवं जिला परिषद एवं पंचायत समिति की साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए थी, जबकि मनमार्जी करके अपने कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको उस राशि का आवंटन किया गया है। ऐसा क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जहाँ तक समझ पाया माननीय विधायक अपने क्षेत्र के संबंध में उन्होंने प्रश्न किया, उसी से उनका तात्पर्य होगा। पूरे राजस्थान का पूछा साहब आपने, शुरू में वो तो लास्ट में पूछा, वो तो आखिर जयपुर जिले का। पूरे राजस्थान की विभिन्न योजनाओं का 1000, 2000, 1/4/2000 तक अलग अलग योजनाओं में निम्न राशि ओपनिंग बैलेंस के रूप में है। SGSY 13.81 करोड़, JJSY 9.69 करोड़, CCS 0.54,
EAS 17.82, ESWS 26.95, DDP 43.61, DPAP 10.6, DRDA 1.01, PMGY 0.87, IAY 4.5, IAY upgraded 0.94, 130.34 करोड़ रुपीस। टोटल अदर जो इसके अलावा स्कीम्स है, बायोगैस में 2.6, बॉन्डेड लेबर में 0.5, MP लेट फंड में 66.87, BAD में 26.19, टोटल 96.21, टोटल ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/2001 इज 226.55 करोड़। नहीं, मैं इसको अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से इसकी स्थिति स्पष्ट जब होगी, मंत्री जी अपन इसको बेस ईयर 99-2000 ले लेते हैं। 98-99 में चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, दो गवर्नमेंट्स ने अलग अलग फंक्शन किया है, और 2000-2001 के फिगर्स आपके साथ बस संभवतः अपडेट नहीं हो उपलब्ध न हो। आपको 99-2000 में जो राशि आवंटित की गई उसका उल्लेख आपने अपने उत्तर में किया है। अब कितनी राशि आपने उसमें उठाई और मैचिंग ग्रांट से कितनी राशि एक्चुअली खर्च की, एक सवाल। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपने कितनी राशि का प्रस्तुत किया, दो सवाल। और कितनी राशि अवशेष रही और उसको कैरी फॉरवर्ड आपने 2000-2001 में किया और उसका किस प्रकार उपयोग किया, तीन बात। और 98-99 की कितनी राशि पिछले साल से आई थी, वो आपने इन योजनाओं में खर्च की या कहीं और कैसे उसका उपयोग किया, इसको बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 98-99 में बैलेंस था 1/4 को 597.45 करोड़ रुपीस। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मिला 280.87 करोड़ रुपीस, स्टेट 282.87 करोड़ रुपीस, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर था 74.40, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलाकर 357.27 करोड़ रुपए मिले हमें 98-99 में। उसके पहले जो हमारे पास बैलेंस अवेलेबल था उस ईयर में, वो मिलाकर टोटल अमाउंट है 94.72 करोड़ रुपीस। उस 94.72 करोड़ रुपीस का यदि हम आधार माने तो हमने 98-99 में 43.64% अवेलेबल फंड का उपयोग किया। और यदि हम जो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 98-99 का आधार माने जो पैसा हमें अवेलेबल था, तो 116.61 करोड़ रुपीस का परसेंट का हमने उपयोग किया। और इस यूसीज नहीं सबमिट करने के कारण 67.46 करोड़ रुपीस का डिडक्शन हुआ इन द ईयर 98-99। 99-2000 का बताया। I'm coming to this. Then year 99-2000, the opening balance available was 279.65 करोड़। भारत सरकार से हमें पैसा मिला 269 करोड़ रुपीस, 259 करोड़ रुपीस। स्टेट गवर्नमेंट का मैचिंग था 86.52 करोड़ रुपीस। अवेलेबल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण पैसा 98-2000 में हमें 355.52 करोड़ रुपया मिला। और ओपनिंग बैलेंस को आधार माने तो हमारे पास अवेलेबल था 635.17 करोड़ रुपीस। एक्सपेंडिचर हमने किया है 361.58 करोड़ रुपीस। टोटल अवेलेबल बैलेंस और केस के अवेलेबल मिलाकर 56.93%, और उस साल का आधार माने तो 101.70%। उस समय 99-2000 में हम पर जो डिडक्शन हुआ राजस्थान में वो 4.94 करोड़ रुपीज ओनली, एंड दैट टू बिकॉज इन द मंथ मार्च 2001 वी गॉट 32.95 करोड़ रुपीज इन द मंथ मार्च। इसलिए जो हमारा पेनल्टी लगी बाद में, जो पैसा हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला वो मार्च में मिला, तो हमें 4.94 करोड़ रुपीज की पेनल्टी लगी 99-2000 में। इन द ईयर 2000-2001 बैलेंस जो बचा हमारे पास अवशेष पिछले सालों का मिलाकर वो 250.79 करोड़ रुपीस। भारत सरकार से पैसा मिला 274.55 करोड़ रुपीस। स्टेट गवर्नमेंट का मैचिंग ग्रांट है 75.89 करोड़ रुपीस। टोटल अवेलेबल मनी ऑन करंट ईयर में थी 350.44 करोड़ रुपीस, और बैलेंस को यदि हम मिलाते 601.23 करोड़ रुपीस। इसके अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर किया 470.88 करोड़ रुपीस।
ये टोटल अवेलेबल उस करंट ईयर के पैसे का 78.32% है बैलेंस मिलाकर, और करंट का 134.37% है। और 2001 में भी 13.79 करोड़ रुपीस का डिडक्शन होगा। आपने 56% पैसा खर्च करना बताया 99-2000 के अंदर, और मुख्य कारण उसका ये बताया कि आपको एलोकेशन हुआ मार्च के अंदर। 56.93 बेसिस बैलेंस को मिलाकर करंट ईयर का जो पैसा था उसका 101.70%। और मैं आपके साथ एक और मैं आपके साथ करता हूँ, मैं 98-99 में जो यूसी स्पेंडिंग थी वो थी 999.15 करोड़ रुपीस। जब हम सत्ता में आए थे तब 999.15 करोड़ रुपीस की यूसीज बाकी थी। एडवांस उस समय था ड्यूरिंग उस ईयर में 499.13 करोड़ रुपीस। इससे टोटल पेंडिंग जो यूसीज थी वो 1498.28 करोड़ रुपीस जब हम सत्ता में आए थे तब यूसीज पेंडिंग थी। उस यूसी के अगेंस्ट में हमने एडजस्टमेंट करने के बाद 2000-2001 में आज यूसी पेंडिंग है 562.99 करोड़ रुपीस। एडवांस ड्यूरिंग इसमें 435.79 करोड़ रुपीस। टोटल पेंडिंग है 998.78 करोड़ रुपीस, और यूसी एडजस्ट हुई है इन द ईयर 2000 में 787.49 करोड़ रुपीस की। नहीं, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूँगा कि आपके पास जो बचत है उसको कैरी ओवर करने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए किस किस योजना के संबंध में सेंटर ने गाइडलाइंस दी हुई? स्वयं जानते हैं डीपीएपी वाटरशेड के कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों के अंदर 4 साल का कार्यक्रम है, इसमें मनी कैरी आउट होती है 4 साल के अंतर्गत। बाकी नहीं है ना, कैरी ओवर करने की व्यवस्था किन किन में है आपने बताई वो सही है कि जो स्कीम 4 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए आती है उनमें कैरी ओवर करने की व्यवस्था है। ऐसी स्कीम्स जिनमें कैरी ओवर करने के लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस नहीं है उनमें आपने कितना कैरी ओवर किया, क्यों किया? अन्य प्रतिपक्ष के नेता आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि उसी वित्त वर्ष में यदि पैसा पेंडिंग और यूसेज नहीं दी तो भारत सरकार उसमें पैसा काटती है। इसलिए आपके समय में 25.32 करोड़ रुपये 96-97 में इसलिए कटे कि मनी कैरी आउट नहीं की जा सकती है। 97-98 में 87.24 करोड़ रुपये इसलिए कटे कि कैरी आउट नहीं की जा सकती है। इसलिए जिन योजनाओं में माननीय आप स्वयं जानते हैं कि जिन योजनाओं को कैरी आउट नहीं किया जा सकता है उनकी ऑडिट की रिपोर्ट मानने के बाद भारत सरकार पैसा रिलीज करती है। इसलिए वो तो कैरी आउट करना होता है, डिडक्शन होता ही नहीं। यदि कैरी आउट नहीं हुआ इसलिए तो डिडक्शन हुआ है। और जो स्कीम कैरी आउट कर सकते हैं वो मैंने बता दी, मरु विकास की योजना, डीपीपी की योजना है, उनमें कैरी आउट किया जा सकता है। एक और बता दीजिए कि आपने अभी कहा कि 98-99 के अंदर 1000 कितने करोड़ रुपए की बचत रही थी और वो केवल इसलिए कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम नहीं दे पाए। आप नवंबर में आए थे, नवंबर से लेकर मार्च के महीने तक जितने मामलों में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने थे उसमें से आपने क्यों नहीं दिए? अन्य प्रतिपक्ष के नेता हमने बताया कि 1498.28 करोड़ रुपीस की यूसेज बाकी थी हम जब सत्ता में आए दिसंबर में, और मार्च तक हमने एडजस्ट किए 722.11 करोड़ रुपीस की यूसेज। आप 1000 की क्यों बताते हो? किसका क्या बता रहे? हमने कहा कि जब यूसेज पेंडिंग थी 1 अप्रैल को जो पेंडिंग है वो 999.15 करोड़ रुपीज है। करंट ईयर का जो पैसा है जो मिलता है वो पैसा मिला 499.13। तो करंट ईयर का और बैकलॉग का मिलाकर जो यूसेज पेंडिंग है वो पेंडिंग थी 1498 करोड़ रुपए की, और मार्च तक जो हमने एडजस्ट किया उस एडजस्टमेंट का फिगर दोनों बताना पड़ेगा। कितना कम किया आपने दिसंबर में? 722.11 रफली 50% जो यूसेज पेंडिंग थी उस यूसेज को हमने पेंडिंग को मार्च जब सत्ता में आए तो हमने पूरा किया 99 तक पूरा कर लिया ना। तो पैसा तो पूरा मिला होगा। डिडक्शन आपको बताया ना, आप डिडक्शन मैंने बताया 98-99 में आपके राज्य में यूसीज पेंडिंग होने के कारण राजस्थान सरकार को 96-97 में 25.32 करोड़ रुपीस और 97-98 में 87.24 करोड़ रुपीस और 98-99 में 67.46 करोड़ रुपीस का डिडक्शन हुआ। ये टोटल यदि हम अमाउंट लगा हुए तो 8 से 14 और 2 रफली 160 करोड़ रुपीस का डिडक्शन आपके राज्य में इसलिए हुआ कि टाइमली हमने यूसेज नहीं थी। मान लीजिए उस राज्य में कमी हुई केवल इसलिए कि हमने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिसंबर से लेकर कोई भी सरकार अध्यक्ष महोदय
अप्रैल से काम शुरू करती है तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अक्टूबर नवंबर तक नहीं दिए जाते। बाय द एंड ऑफ ईयर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। एंड के 4 महीनों में ये सरकार थी, नहीं दिया, उसके लिए कहते हैं पुरानी सरकार ने नहीं दिया। पुरानी सरकार कोई भी नहीं दे सकती, आज भी नहीं दे सकती। आज भी आपके जितने भी स्कीम्स आज चल रही है वो मार्च के महीने में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके पहले नहीं दिया जाएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज जरा नोट कर लें कि ज्वार ग्राम समृद्धि योजना, एक अध्यक्ष महोदय बीच में मैं निवेदन करना चाहूँगा। मैंने कल अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट पढ़ी इस सारे प्रसंग में। आज दुर्भाग्य है, ये पहली बार राजस्थान में अवसर आया है कि मार्च के महीने में सिविल एक्सपेंडिचर की सारी रिपोर्ट मार्च के महीने में सरकार को मिल गई, जो अगर पहले मिल जाती तो बजट में काम आती। कल मिली थी तो कल ही हमने कल करा दिया, तो अब कल क्या करें, क्यों कराया? हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है वो, आते ही हमने सर्कुलर आपने तो कर दिया। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सरकार के लिए कह रहा हूँ। मार्च के महीने में आई और मार्च के महीने में अप्रैल के अंदर कैबिनेट में गई, बाद में गवर्नर के यहाँ गई और इसके अंदर 1.5 महीना मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर लगाया है कि अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट का लाभ ये सदन नहीं उठा सके। ये मामला सीरियस है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा इस क्वेश्चन आवर में कि आप इसको देखें। मैं अध्यक्ष महोदय इसलिए कह रहा था कि ग्राम समृद्धि योजना में 2001 में 365.30 लाख रुपए की कमी हुई है, नंबर 1। 2002-01 में JGSY ने 2143 रुपये आपको अग्रिम जारी किए। 6 जिलों में 2 इंस्टॉलमेंट का क्लेम ही नहीं किया। उपबंध फंड का यूटिलाइजेशन बहुत कमज़ोर, मतलब 57.14% रहा है। रूरल हाउसिंग स्कीम में सेंट्रल शेयर ने डिटेक्ट किया लेट सबमिशन आपका था 4.63 लाख का। एक्सेस कैरी ओवर बैलेंस था आपका 508 करोड़। एक्सेस कैरी ओवर बैलेंस का मतलब ये है कि हमने जिस साल में जितनी धनराशि का उपयोग करना चाहिए था उतना उपयोग नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम में सम्मत 2056 में अकाल प्रभावित 6 जिलों में इस योजना के तहत सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने क्लेम नहीं किया। 12 भरतपुर, झालावाड़, करौली में उपलब्ध फंड का 60 से कम राशि का आपने उपयोग किया। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें इस योजना में 99-2000 में मिले फंड का सिर्फ 69.68% आपने उपयोग किया। इसके कारण वर्ष 2000-2001 में कुल आवंटित राशि का 38.37 राशि का ही राजस्थान क्लेम कर सका। ये बातें 98-99 की आप कह सकते हैं यूसी के मामले में, और ये तो होगा। आप भी अगर जनवरी से लेकर काम कराएंगे तो मार्च के एंड में कितनी यूसी नहीं गई वो होगा। आइए नहीं है कि नवंबर में सारी यूसी चली जाए। मैं आज आपको बताता हूँ कि आप चाहे नेक्स्ट विधानसभा बता देना कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो मार्च के एंड तक कलेक्ट किए जाते हैं और बाद में दिए जाते हैं, लेकिन उसको ये कहें कि आपका इतना था, आने वाली सरकार का एक कर्तव्य था कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिए उनको जमा कराते। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये तथ्य सही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता जो अपने सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छी ढंग से प्रेजेंट करते हैं। आप मुझे बताएं कि 99-2000 और 2001 में हम पर केवल डिडक्शन हुआ है 4,94 लाख रुपए का, वो भी आप रुकिए पहले, ऐसे क्या बता चुके आप भाई, आप सुनना पड़ा, ऐसे थोड़ी आप बता चुके हैं। यू हैव टू कंपेयर इट। 4,94 लाख रुपए का हमें डिडक्शन हुआ है और जिसमें भी 32.95 करोड़ रुपए सेंट्रल से हमें मार्च महीने में मिले। पिछले 3 साल में, इसके पिछले 3 साल में यदि आपकी सरकार में और हमारी सरकार के बीच में यूसीज में अंतर नहीं होता तो ये 25 करोड़ रुपए, 87 करोड़ रुपए और 67 करोड़ रुपए जो डिडक्ट हुए वो अमाउंट इतना कितना रहना चाहिए। हमने पूरा प्रयास करने के बाद यूसीज जब हमने टाइम से सबमिट की, इसलिए जो डिडक्शन हुआ है वो 4.94 करोड़ रुपये हुआ है और इन दी ईयर 2000 में 13.79 करोड़ रुपीज किया। आप जो ये स्कीम का जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं ये बैकलॉग है 98-99 का, उस हिसाब से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप खुद मुख्यमंत्री से आपको जानकारी है कि कितनी डीआरडीज के आपके समय में अकाउंट सबमिट नहीं होने से डीआरडीज के पैसे डिडक्ट हुए। तो आपने करवा लिया ना सब आते? तभी हमने करवाया, तभी तो 4 करोड़ रुपए का डिडक्शन है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वस्तु थी उसको समझने की आवश्यकता है कि यूसी समय पर नहीं भेजने के कारण
राजस्थान को उनके समय में लगभग 107 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, डिडक्शन हुआ। हमारे सरकार आने के बाद केवल मात्र 2000 का माने, हमारे 98 99 का नहीं माने, तभी हमने 99 का 1000 करोड़ की यूसीज को एडजस्ट करने के बाद जिस तरह से हमने काम किया, उससे डिडक्शन केवल मात्र 4.94 करोड़ रुपीज हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार का जो फ्लो फंड है उस पर पूरा इफेक्टिव मॉनिटरिंग करके करंट ईयर की यूसीज को हम अलग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बैकलॉग की यूसीज को हम अलग ढंग से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि हमारा डिडक्शन नहीं हो और राजस्थान को जितना पैसा मिले उतना मिलना चाहिए। मैं तो उल्टी बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विपक्ष के नेता माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को जानकारी में है कि ईएस का 2% का जो पैसा है उस 2% में 3 साल के अकाल होने के बाद मध्य प्रदेश को पैसा मिल गया, उड़ीसा को पैसा मिल गया। राजस्थान में 3 साल के अकाल पड़ने के बाद ईएस के 2% का जो कंट्रीब्यूशन हमारा बनता है उसमें 1 पैसा राजस्थान सरकार को नहीं मिला। क्या ये प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई ये स्थिति क्यों बन रही है? क्या यहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है? क्या उन सांसद का कर्तव्य नहीं बनता कि ईएस का पैसा कटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, उस पैसे को लाने के लिए हम प्रयास करें? आप मुझे ये बता दें कि ये 3 साल के अकाल पड़ने के बाद राजस्थान सरकार को मदद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कितना काम किया, वो बता दें पहले अपने जवाब दो। जो पैसा न, तो मेरी मंशा ये है कि अपना जो भारत सरकार से पैसा मिलता है उसकी बचत हो, तभी मेरी इच्छा नहीं होती तो भारत सरकार से पैसा मिले हम उसको खर्च करें। अब आप कहें भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को दे दिया, भोपाल को दे दिया, इससे मेरा मतलब नहीं। आप हिसाब लगाएं तो मैं बता सकता हूँ 2001-2002 में भारत सरकार से अनुदान और बाकी के इस संबंध में 9,830 करोड़ रुपए आपको दिए जो किसी राज्य को नहीं दिए। इन चीजों में जाने, एक मिनट आप कहते हैं, इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि भारत सरकार से जितना भी अलॉटमेंट होता है, आप ये बहाना दें कि 98-99 में यूसीज नहीं पहुंचेगी, किसी भी सरकार की नहीं पहुंचेगी। अगर आपका भी हिसाब मुझे दिखाएं तो अक्टूबर के महीने तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाते ही, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। आज उसका बहाना ले, लेकिन खैर उसके कारण से जो आप कह रहे हैं वो बात सही हो सकती है। मैं इसके आधार पर कहना चाहता हूँ कि इन सारे अकाउंट्स के मामले में हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिले, जो फंड मिले उनका उपयोग करें। जो भारत सरकार की शर्तें हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की और मैचिंग ग्रांट की, उन शर्तों का पालन करें। उसके बावजूद कोई रुकता हो तो हमारी शिकायत हो सकती है कि भारत सरकार ने हमारे साथ भेदभाव का व्यवहार किया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस चक्कर में न पड़े। कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ नहीं है, आप खुद ही बैठे हैं। मुझे आप बता दीजिए कि पिछले वर्ष 2000-2001 में पिछले वर्ष दिसंबर के पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिए गए हैं क्या? नहीं दिए जाते, एक प्रैक्टिस है। बाय द एंड ऑफ ईयर हर चीज़ की तैयारी होती है कि हमने तुमको 5,000 रुपये दिए, कितना खर्च किया, इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजो। वो सब चीज़ें उस समय एकत्रित होती है। वो आप चाहे मेरे ऊपर दोष दें, लेकिन ये दोष आप पर भी होगा। हम बच नहीं सकते इस देश से। ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि जिस व्यवस्था में मार्च या अप्रैल में हमको पैसा मिला और जुलाई में हमने यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट दे दिया हो, ये संभव नहीं। कोशिश ये होनी चाहिए कि रुपया हम खर्च करें। रुपया खर्च करने के बाद में भारत सरकार की जो भी शर्तें हैं उनका पालन करें। एक रिकॉर्ड इस बात का बनाएं कि राजस्थान को जितना रुपया इन स्पेशल स्कीम्स पे मिलेगा उसका बहुत ही प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्शन का काम होगा और हिसाब किताब ठीक प्रकार से रखा जाएगा। आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊं, इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आप इसको राजनीति का विषय मत बनाइए। और राजनीति का विषय होता तो मैं आपको बता दूं, आप पूछ लीजिए अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को। इस वर्ष 9,830 करोड़ रुपए की सब तरह का अनुदान और उसमें आपको सहायता दी गई। अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने ये बार बार जिक्र करे 98-99 का यूसी जो है हमेशा जनवरी के बाद प्रस्तुत होती है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ठीक कह रहे हैं, तो उसके बाद पहले जो आपको 97-98 में और 98-99 में पैसा कटा, उस वक्त जो आपके एंड ऑफ द ईयर में क्यों नहीं यूसी जमा हुई? उसके कारण से आपको 100 करोड़ के आसपास पैसा कटा। नंबर 1, मुझे याद है जब नई सरकार बनी थी तो पहला सवाल ये हमारे सामने आया, मैंने खुद ने अपने स्तर पर सिर्फ इस कारण से मीटिंग ली कि यूसी सर्टिफिकेट का हम कैसे ऑर्गेनाइज करें ढंग से, जिससे कि हम अप्रैल तक जमा करवा सकें। वही कारण रहा, करीब 1,000 से ज़्यादा की यूसी बकाया थी, वो 500 का अटक गई। ये कहना बिल्कुल वाजिब नहीं है कि
आपने लास्ट में 3 महीने में क्या किया? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात ठीक कह रहे हैं कि इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं होना चाहिए। केंद्र से हम अधिक से अधिक कैसे ले सकें, ये हमारा सबका प्रयत्न होना चाहिए। पर ये आप जो बार बार ना फिगर दे रहे हैं कि 9,000 करोड़ से अधिक का पैसा धनराशि मिली, ये कोई राजस्थान को मिली है क्या? ये हर राजस्थान क्या पूरे देश के हर सूबे को जो 11th फाइनेंस कमीशन हो या 10th फाइनेंस कमीशन हो, जो डिवोल्यूशन होता है वो सबको होता है। ये बार बार आप रिकॉर्ड में आकर ये क्या कहना चाहते हैं? ऐसा समझता हूँ, बात मैं मानता हूँ कि ऐसी ताली इसलिए बजाई है कि भारत सरकार से मिला हुआ पैसा हम खर्च नहीं कर पाए और हमारे पैसे कट गए। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि ये इस बात का इशू नहीं है। 97-98 में हमने किया नहीं, आपका कहना ही है 98-99 में हमने किया नहीं, इसके कारण से किया है। लेकिन अब आपने क्या किया, जैसे मैंने कहा ज्वार समृद्धि योजना में 365 करोड़ रुपए की कमी हुई। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूँ। उसी एक में मैं जिम्मेदार हूँ, आप अच्छा ठीक है, तब तो मैं मानता हूँ, तब ठीक है। इसी तरह से 2001 में JGSY में 216 जिलों में सेकेंड इंस्टॉलमेंट का आपने क्लेम नहीं किया, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ या और कोई जिम्मेदार? रूरल हाउसिंग स्कीम्स में जो पैसे की कमी रही, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम में जो कमी आई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए विवाद का इशू न बनाकर कोशिश ये करें कि जितना पैसा मिला है उसका उपयोग हो जाए और उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी पेश करें। अन्य माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता के एक मंत्री जी एक सवाल का जवाब साथ ही देना। अभी बड़ा वाद विवाद हुआ, केंद्र से कितना पैसा सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में मिला, कितना आपने खर्च किया। मुझे एक जानकारी दे दें, 31 मार्च 2001 तक पिछले वर्षों से लेकर अब तक कितना पैसा केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं में अनस्पेंड आपके पास पड़ा है? नंबर 1, क्या आप इस पैसे को इस करंट ईयर के अंदर जब अकाल से पीड़ित पूरा राजस्थान है, क्या आप सारे अनस्पेंड पैसे को खर्च कर देंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी जो जवाब देना चाहता है वो प्रश्न पूछ लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बैलेंस है वो ये क्या डिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि कितना बैलेंस था 98-99 में जब सत्ता में है? आप सुनिए पहले बात इससे। जब बैलेंस था माननीय उपाध्यक्ष महोदय 597.45 करोड़ रुपीस, ये बैलेंस था। और 99-2000 में हमारी सरकार आने के बाद, यूसी लेने के बाद जो बैलेंस है वो 279.65% ओनली। और 2000 में जो बैलेंस है वो 250.79 करोड़ रुपीज है। ये जो अब 250.79 करोड़ रुपीज जो पेंडिंग है, उसमें करंट ईयर का 355.52 करोड़ उसकी यूसीज भी है। जो टोटल पैसा है 99-2000 में बैक अब से, और पैसा जो हमारा उपलब्ध है उसकी राशि है 635.17 करोड़ रुपीज। 635.17 करोड़ रुपए में 355.52 करोड़ रुपीज करंट अमाउंट का है। उसके बाद यूसी एडजस्टमेंट करने के बाद 2000-2001 में हमारे पास अधिशेष राशि 250 करोड़ रुपए है। जबकि ये सत्ता में है तब 97-99 में 790 करोड़ रुपीज, 99-99 में 597 करोड़ रुपए। ये इंडेक्स इस बात का कि आप जब सत्ता में थे तो आपने यूसी जो की तो 97-98 में 790 करोड़ रुपीज की पेंडिंग ऐसे थी, 98-99 में 597 करोड़ रुपीज बाकी कैसे थी? आप उस इंडेक्स को नहीं पकड़ना चाहते? आपके पास पैसा कितना इतना बता दो ना। पैसा बकाया है। आप बेटे आप सुनिए, आप पेशेंस रखिए, आप जल्दी क्या आप वो बात पेशेंस तो रखिए। आप अनस्पेंड मनी के लिए बता दो। आप बताया ना, आपको नहीं बताया क्या मैंने? वो बता दो। आप बताया अनस्पेंड मनी बताया मैंने, आप फिर नहीं सुन रहे क्या? क्या अनस्पेंड मनी बताया? आप यूसी के साथ जोड़ के नहीं, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको 250.79 करोड़ रुपीज अनस्पेंड मनी। मंत्री नहीं क्या बता? मंत्री जी थोड़ा सा स्पीड कम कर दें। मैं बता चुका, मैं आपने थोड़ी सी स्पीड, मेरा आप तो सुन नहीं रहे, आप पूरा सुनेंगे। मेरा निवेदन इतना ही है कि टोटल आपके पास 31 मार्च 2001 को केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं का कितना पैसा आपके पास अनस्पेंड पड़ा? 250.79 करोड़ रुपए। तीसरी बार बोला मैंने। अब आप इन पैसों का उपयोग कब तक कर लेंगे? इस पैसे का उपयोग करें तभी मैंने कहा ना आपको उपयोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और करना चाहता हूँ माननीय विपक्ष जी, मैं माननीय आप बात तो सुनेंगे, आप प्रश्न नहीं पूछेंगे? नहीं बनी सुनो तो बैठ जाते हैं। नहीं तकलीफ थोड़ी है। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड को करेक्ट करना चाहता हूँ।
इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि 2000-2001 में JJSY योजना के अंतर्गत 63.75 करोड़ रुपीस थे, उसके अगेंस्ट में हमने 99.46 करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं। आश्वासित रोजगार योजना के अंदर 2000-2001 में रिलीज हुआ है 46.18 करोड़ रुपीस, उसके अगेंस्ट में हमने 85.1 करोड़ रुपीस स्पेंड किया है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो फिगर आप दे रहे हैं वो फिगर करेक्ट नहीं है, वो 97-98 के बैकलॉग को बता रहे हैं। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ, आपकी भावना एक राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो आप अपने प्रभाव का उपयोग लेकर आप कम से कम इस फिगर को करेक्ट कर दीजिए कि पिछले 98-99 में भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को 282.87 करोड़ रुपए दिए, 99-2000 में 259.9 करोड़ रुपए दिए, 2000 में 274 करोड़ रुपए दिए और 2000 में 200 से भी 234 करोड़ रुपए आएंगे। क्या आप अपने प्रभाव का उपयोग लेकर राजस्थान का जो पैसा 80-20 से 75-25% हो गया, जब आप जिस इलाके से आप जब वेस्टर्न राजस्थान से आप जाते हैं 100% जो पैसा मिलता था वो 75-25% का रह गया। क्या आप अपना प्रभाव का उपयोग लेकर आपकी जो पार्टी से दिल्ली में सरकार में है उससे राजस्थान को 80-20% का पैसा करवाना चाहते हैं, या 100% पैसा DDP में करवाना चाहते हैं, या ES का जो पैसा हमें नहीं मिला है, जो 3 साल के अकाल के बाद उड़ीसा को जैसे मिला है वैसे राजस्थान को भी ES का पैसा सेंट्रल पूल का है वो पैसा मिले जिससे हम अकाल को ज्यादा मीट आउट कर सके। ये तो बस एक ही मिनट, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो पैसा कम मिलेगा। हमारी परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी है, बताएगा आंकड़ा ही नहीं है, हमें आंकड़ा ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छी थी, उनको पैसा मिल गया। एक प्रश्न पर खुराना जी, एक मैं तो कोई सवाल आप लंबा हो गया, आप पूछ लीजिए। माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहूंगा 98-99 में जो 1098 करोड़ की यूसी आपने बाकी होना शुरू में बताया, मुझे ये फिगर चाहिए माननीय मंत्री जी कि दिसंबर 98 तक विभिन्न योजनाओं में कितना डिवोल्यूशन आप नीचे DRDAs को कर चुके थे, और दिसंबर 98 और जनवरी से मार्च 99 में कितना रुपया आपने डिवोल्यूशन किया है, जिससे कि ये पता चले कि वो यूसीज अनयूटिलाइज कितनी थी, आपके टाइम से पहले कितना रुपया नीचे जा चुका था और आपके आने के बाद कितना रुपया नीचे गया है। यूसी का यूटिलाइजेशन का नहीं है, क्वेश्चन है टोटल का अलॉटमेंट हो जाता है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में भारत सरकार आगे एडवांस करती है। यूसी का मतलब ये नहीं कि हम खर्चा नहीं करें। अन्य अध्यक्ष महोदय एक ही करेक्शन करूं मैं, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन यूसीज के अलग अलग उन्होंने टाइमिंग बना रखे हैं, दिसंबर में इतनी कराएंगे इतना पैसा कटेगा, जनवरी में कराएंगे इतना पैसा कटेगा, वो पेज में, इसलिए एक साथ ये यूसीज नहीं है कि साल भर में देनी थी, दिसंबर तक भी आपको यूसीज देनी थी, दिसंबर तक यूसीज नहीं दी गई, इसलिए पैसा कटा 98-99 में, पूरे साल का जो देना था वो यूसीज नहीं दी गई, इसलिए पैसा मेरे सवाल का जवाब आ गया साहब कि दिसंबर 98 से मार्च 99 तक आपने कितना रुपया आपके आने के बाद DRDAs को भेजा विभिन्न योजनाओं में, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं बता रहा हूँ आपको 98-99 में 282.87 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला और 74.40 पैसा स्टेट गवर्नमेंट से गया। तो दिसंबर का पूछ रहा हूँ, दिसंबर 98 में आपके आने के बाद ग्रामीण विकास में आपने कितना रुपया दिसंबर 98 से मार्च 99 में भेजा नीचे? मार्च 99 तक के तो फिगर दे रहा हूँ मैं, 357.27 करोड़ रुपया स्टेट और सेंट्रल और दोनों को मिलाकर। ये तो टोटल साल का है, दिसंबर के बाद आपके आने के बाद कितना गया ये बताइए। इसमें क्या टोटल साल का है, इसमें क्या अंतर समझा मेरे को? नहीं अंतर क्या, आप समझे एक बात, इसमें बहुत अंतर, क्या अंतर है? और आप सुनिए एक बात, उसके पहले ग्रामीण विकास आप बता रहे हो ये तो केवल करंट ईयर का, ये तो बैलेंस शीट जोड़ के बताइए। आप एक तो बोले, आप क्या बोले, आप क्या पूछे, आप तो करंट का पूछे। वो साल ऐसा है कि उस फाइनेंशियल ईयर में कुछ दिन सरकार ये रही और कुछ दिन आपकी रही, तो ये चाहते हैं कि इन्होंने कितना भेजा और आपने कितना भेजा, वो डिस्टिंग्विश हो जाए। वही बता रहा हूँ मैं, जितना शेष रहा उतना इन्होंने यूटिलाइज कर दिया, उसका जितना आप शेष बचा 4 महीने में। क्या शपथ की बात है, एक आंकड़े है ना हमारे पास में, जो उस वक्त अकाल भी नहीं था, उस वक्त अकाल नहीं था, आज तो अकाल है, और अकाल के समय में मंत्री जी फिगर हो तो दे दीजिए, फिगर हो तो दे दीजिए, नहीं तो कलेक्ट करा लीजिए, आज तो अकाल है, करा लीजिए। उस वक्त अकाल न होते हुए भी आपने खर्च नहीं किए। श्री सुरेंद्र व्यास, इतना पैसा था मंत्री जी ये ढिंडोरा क्यों पीट रहा है, खजाना खाली है, इसका जवाब दे दीजिए। आपको अनुमति नहीं रुपया आपके पास पेंडिंग। माननीय अध्यक्ष
मैंने 98, 99 डेलिबरेटली इसलिए अवॉइड किया था कि ये मिक्सअप हो जाएगा, डिबेट पूरी इस बात पे होती है आपने किया और वो नहीं किया। यू आर गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड यू आर अकाउंटेबल। आप छोड़िए उन्होंने क्या किया नहीं किया। आपके मंत्री जी फिगर्स मुझे आई एम एटलीस्ट कन्फ्यूज। आप बोलते हैं 2000 के लिए कि टोटल मनी के अंदर तो 56% खर्च किया बैलेंस को टोटल फंड्स को मिला करके, और उस फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन में आपने खर्च किया 101.70 करोड़। इसका मतलब आपने जो हाँ परसेंट ही कह रहा हूँ 56% और 101। अब ये फिगर रिकनसाइल जब हो सकते हैं कि आपने जो कैरी फॉरवर्ड आया पिछले साल का वो अमाउंट टच ही नहीं किया कि आपने कैसे? यू काइंडली एक्सप्लेन दिस। मैं आप तो आपने प्रेजेंट आप मेरी बात सुन ले पहले। 98, 99 के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था वो 279.65 करोड़ रुपीस हमको भारत सरकार से मिला 259.00% करोड़ रुपीस समझ रहे हैं हम, पर स्टेट गवर्नमेंट से मिला है। आप समझे तो बच्चा मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ। आप समझे अच्छी बात। स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मिला है 86.52 करोड़ रुपीस। तो करंट ईयर में स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलाकर 355.52 करोड़ रुपीस। इसमें यदि ओपनिंग बैलेंस 279 पॉइंट मिला देते हैं तो अवेलेबल फंड है 635.70 करोड़ रुपीस। 635 का तो हुआ 56%, 635 का तो हुआ 56 करोड़, 355 का हुआ 101%, है ना? तो इसका मतलब आपने ये जो पिछला जो 279 करोड़ आया 98, 99 का, उसको स्पेंड नहीं किया आपने बिल्कुल भी। अन्य सुंदर जी व्यासा में मिलेगा कुछ। आप एक मिनट आप सुन क्या फॉरवर्ड बैलेंस को आप बैलेंस रखते हो क्या? अभी तो आप अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं बिल्कुल। इन्होंने 101% कैसे कर दिया? हाथ में बैलेंस था पहले आपको वो कर दिया आपने। आप ये कैसे कह सकते हैं कि करंट अलॉटमेंट का 101% कर दिया, टोटल का 56% कर दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आप मर्जी है जो इंटरप्रेट करें, आप अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते आंकड़ों का। सर एक आप मर्जी है जैसे इंटरप्रेट कर दिया। आप मर्जी है जो इंटरप्रिटेशन करें, पर आपके इंटरप्रिटेशन के अनुसार हमको फैक्चुअल क्वेश्चन बताएं। ये 56% कैसे हो गया, 101% कैसे हो गया? नागौर जिले में संचालित व स्वीकृत विभागीय आयुर्वेद एवं यूनानी औषधालयों चिकित्सालयों की सूची परिशिष्ट कर सदन की मेज पर रख दी गई है। 2, जी हाँ, विभागीय रसायनशालाओं में निर्मित औषधियाँ औषधालयों को रोगी की संख्या के आधार पर निर्धारित मापदंड के तहत अधिकतम सीमा राशि निर्धारित कर सप्लाई की जाती है। वर्ष 2001 में निर्धारित अधिकतम औसत सप्लाई सीमा व वास्तव में सप्लाई की गई औषधियों की राशि का विवरण परिशिष्ट कर सदन की मेज पर रख दिया गया है। 3, जी नहीं, राज्य में औषधि निर्माण के लिए रसायनशालाओं को एक्साई बजट स्वीकृत होता है। इस बजट से औषधियाँ क्रय निर्मित की जाकर औषधालयों को उपलब्धि के आधार पर सप्लाई की जाती है। औषधालयों को कोई बजट स्वीकृत नहीं होता। रोगी संख्या के निर्धारित मापदंड के आधार पर औषधालय के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है। लाडनू स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय के लिए वर्ष 2000-2001 की औसत सप्लाई सीमा 5600 रुपये निर्धारित की गई थी। इसके विरुद्ध 4606 रुपये 59 पैसे की औषधियाँ सप्लाई की गई। 4, वर्ष 2000-2001 में कोई नवीन औषधालय नहीं खोले गए हैं क्योंकि विभागीय बजट में नवीन औषधालय हेतु कोई प्रावधान स्वीकृत नहीं था। 5, जी हाँ, नागौर जिले के आयुर्वेद औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक के 34 पद, नर्स/कंपाउंडर के 38 पद तथा परिचारक के 16 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ख में सदन की मेज पर रख दिया गया है। 200 चिकित्सकों के पदों को भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के लिए निवेदन किया जा रहा है। चयन होने पर चिकित्सकों के 200 रिक्त पद भरे जा सकेंगे। 250 नर्स/कंपाउंडरों के पदों को भरने की कार्रवाई शीघ्र की जा रही है। 100 परिचारकों के पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय,
उनकी बहन की डेथ हो गई है, इस कारण से वो नहीं आ सकी हैं, इसलिए माननीय- आपकी आज्ञा से। माननीय मंत्री महोदय, आपने प्रश्न के भाग 2 और 3 में ये बताया है कि अधिकतम सीमा रोगियों की संख्या के आधार पर की जाती है। तो रोगियों की संख्या का ऊपर प्रति रोगी कितनी अधिकतम सीमा निर्धारित है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन ये है कि प्रश्न के भाग 3 में आपने बताया है कि लाडनू औषधालय में 5600 रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी, और ये सूची जो आपने दी है कि लाडनू ए श्रेणी का औषधालय है, उसमें 5000 रुपये 5600 की आपने अधिकतम सीमा निर्धारित की, और इसी पेज पर बेरी खुर्द में बे श्रेणी का औषधालय, उसमें 29,668 की सीमा निर्धारित की, और ए श्रेणी में नागौर जिले में जैसे मकराना है, नावा है, परबसर है, उसमें 38,000 और 47,000 की आपने अधिकतम सीमा निर्धारित की है, जबकि आबादी के हिसाब से लाडनू नागौर जिले में दूसरे नंबर का बड़ा शहर है। तो या तो ये आपका कोई मिसप्रिंट हुआ है। रोगी संख्या है तो रोगी संख्या आप बता दीजिए, लाडनू में कितनी थी और परबसर में कितनी थी। परबसर के मुकाबले लाडनू की जनसंख्या 3 गुनी है। वो ए श्रेणी का औषधालय है, 3-4 वैद्य वहाँ कार्यरत है, और आप अधिकतम सीमा बता रहे हैं 5600 रुपये। इसी प्रकार आगे आप सूची देखेंगे कि जो बे श्रेणी के औषधालय है उसमें सीमा कितनी हो, आपने अधिकतर जगह आपने 7,000 की दवाएं सप्लाई की है। रेण में 35,000 की सीमा है, वहाँ भी आपने 7,000 की है, और जहाँ 11,000 की है फिड़ौद में, वहाँ भी 7,000 की है, और थावड़ा में 32,000 की जगह 25,000 की है। इसके हिसाब से दवाई सप्लाई करने में किसी तरह का कोई मानदंड आपने अपनाया नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद पद्धति विश्व में सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। उसका अगर आप इस प्रकार से आपके विभाग द्वारा ही उपेक्षा की जाएगी तो इसका आगे मामला बड़ा गड़बड़ है। इसलिए आप इसमें पूरा विस्तार से जवाब दीजिए। दूसरा ये है कि ये आपने सीमा निर्धारित प्रति रोगी की है, वो प्रति रोगी कितनी राशि है, और लाडनू का आपने जो 5,600 की बताई है बिल्कुल ये गलत है। आप ये बता दीजिए कि लाडनू में रोगी संख्या कितनी है, जहाँ 3-4 वैद्य बैठते हो, ए श्रेणी का हॉस्पिटल हो, इंडोर की व्यवस्था हो, वहाँ पर आप 5600 रुपये की दवाई निर्धारित। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पहले काफी लंबा प्रश्न है इनका पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न में इन्होंने पूछा है कि प्रत्येक रोगी पर औषधि की अधिकतम सीमा की राशि कितनी है। इसके उत्तर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक रोगी पर प्रतिदिन 2 रुपये की अधिकतम औषधि की सीमा राशि निश्चित की हुई है। जहाँ तक आपने अ श्रेणी के औषधालय लाडनू के बारे में जो मेरे से पूरक प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 1999-2000 में इस अ श्रेणी के औषधालय को 4,825 रुपये 97 पैसे की औषधि दी गई। वर्ष 2000-2001 में 5600 रुपये की अधिकतम औषधि की राशि वहाँ से रोगियों की संख्या न मिलने पर डायरेक्टरेट ने अपने स्तर पर तय की थी, और उसके अगेंस्ट में 4,606 रुपये 59 पैसे की औषधि वहाँ पर आपूर्ति की गई थी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल 2000 को इस औषधालय में 35,000 की दवाइयाँ स्टॉक में थी। 31 मार्च 2001 को इस औषधालय के पास 23,000 रुपये की दवाइयाँ स्टॉक में थी, और गत वर्ष पूरे वर्ष में 17,000 रुपये की दवाइयाँ उपयोग में आई। ये बात निश्चित है कि यहाँ पर रोगियों की संख्या काफ़ी है, लेकिन औषधि की वहाँ पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही, चूँकि वहाँ के चिकित्सक ने समय पर
रोगियों की संख्या डायरेक्टरेट को भेजी नहीं थी, इसके कारण से डायरेक्टरेट ने अपने स्तर पर 5,600 रुपये की अधिकतम राशि तय कर दी थी। मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहता हूँ कि वर्तमान बजट में इस राशि को बढ़ाया गया है, क्योंकि रोगियों की संख्या हमें प्राप्त हो गई है। वहाँ वर्ष 99-2000 में 67,878 रोगियों ने अपनी चिकित्सा करवाई। इसके अनुसार इस श्रेणी के लाडनू के औषधालय की अधिकतम औषधि की सीमा 1,35,756 रुपये वर्तमान चालू सत्र के बजट में कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि प्रति रोगी 2 रुपयों के हिसाब से अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत पुरानी ये सीमा है। इस संबंध में अभी पिछले बजट सत्र में जो प्राकल समिति ने रिपोर्ट पेश की थी, उसमें ये सिफारिश की गई है, समिति महसूस करती है कि उक्त राशि बहुत ही कम है, उसे बढ़ाकर कम से कम 10 रुपये प्रतिदिन आउटडोर में और 30 रुपये प्रतिदिन इंडोर में किया जाना चाहिए। अब इस संबंध में साल भर तो इस सिफारिश को हो गया, अब आप इस संबंध में कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस साल में आप इसको बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, एक बार। दूसरा, आपने अब कहा कि अब इस साल में ये सीमा हमने कर दी है 1,35 की लाडनू की, पिछले साल भी यही सीमा थी। आप औषधालय में जाकर के देख लीजिए, पिछले साल भी यही सीमा थी। आपने ये आंकड़ा बिल्कुल गलत दिया 5600 का, या तो आपका मिसप्रिंट हुआ है। आप इस बात की पूरी जानकारी करिए कि ये 5600 जो लिखा है बिल्कुल गलत लिखा है। 1,35,000 के आसपास या 44,000, इन दोनों में से एक आंकड़ा है पिछले साल का, ये आप देख लीजिए। अब वहाँ औषधियों की कमी है, मैं खुद जाके आया हूँ। अब आप कब तक वहाँ सप्लाई कर देंगे औषधियाँ, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब एक सवाल। उत्तर तो आने दो, मेरा उत्तर आने दो, ये बीच में क्या है? हाँ सर ने अलाउ किया, आपका तो दूसरा सप्लीमेंट्री एक सवाल का साथ जवाब आ जाएगा, अब कब तक देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल तो ये कि आपने अभी अपने उत्तर में कहा कि हमने 250 आयुर्वेद कंपाउंडरों के और आयुर्वेद चिकित्सकों के जो रिक्त पद हैं उसको भरने की वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई, कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद विभाग ने पहले कुछ फार्म भरवाए थे, आवेदन पत्र लिए थे, क्या उसमें वही आवेदन पत्र आप स्वीकार करेंगे या दोबारा से नई फ्रेश एप्लीकेशन भी मानेंगे? पहला सवाल ये। दूसरा मेरा ये है कि आपने कई सालों से रिक्तियां नहीं भरने के कारण जो यूनानी चिकित्सक ओवरेज हो गए थे, अभी हाल ही में सरकार ने उनको 5 साल की छूट दी है, तो क्या आयुर्वेद चिकित्सकों और उप वेदों को भी आप ये आयु सीमा में छूट देने का विचार रखते हैं क्या? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, खास तौर से कि लाडनू की श्रेणी के औषधालय में जो अधिकतम राशि इस वर्ष 1,35,576 रुपये की निर्धारित की गई है, उसके अनुसार औषधियों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जैसे जैसे औषधालय के चिकित्सक का हमारे अजमेर के रसायनशाला में जो मांग पत्र आएगा उसके अनुसार औषधियों की पूर्ति करा दी जाएगी। जहाँ तक उन्होंने प्राक्कलन समिति का हवाला देकर जो प्रश्न किया है, वर्तमान में विभाग की आवश्यकता 8,03,00,000 रुपए की है, उसके अगेंस्ट में हमको बजट मिला है 2.28 करोड़ का, 2,28,00,000 का। तो इसके हिसाब से तो करीब करीब ये समझिए 40,15,00,000 रुपए की आवश्यकता होगी, जो प्राक्कलन समिति ने सिफारिशें दी है। तो ये तो वित्त विभाग के निर्भर करता है, हमने प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी हुई है। लेकिन दूसरे प्रश्न के बारे में मैं खास तौर से इनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस औषधालय में वर्तमान में 17,000 रुपये की दवाइयाँ जो है उपयोग में आई थी और उसके बाद में उनके पास पूरा स्टॉक पड़ा है, और इस बार की जो सीमा है उसके अंतर्गत उनको दवाइयाँ भेज दी जाएंगी। जहाँ तक नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, एक तो भर्ती के बारे में ये प्रश्न अलग से है। ये मैं बता सकता हूँ कि वर्तमान सरकार के आने के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सक के 126 पद, यूनानी चिकित्सकों के 16 पद, होम्योपैथ चिकित्सकों का 1 पद
और नर्स और कंपाउंडर 11 इनकी भर्ती की गई। अब नई भर्ती कैसे की जाएगी ये अलग प्रश्न है। ये मूल प्रश्न ये है कि कितने चिकित्सकों की इनकी भर्ती की जा रही है, उसका प्रोसेस चल रहा है। उसमें 200 चिकित्सकों, 250 नर्स और कंपाउंडर और 100 परिचारकों के पद भरने की प्रक्रिया वित्त विभाग और कार्मिक विभाग की परमिशन लेकर भरे जाएंगे। नीचे पर्ची में जवाब आ गया। क्या मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आयु सीमा में यूनानी हकीमों को छूट दिए तो आयुर्वेद के साथ भी न्याय करोगे? पुरानी चिकित्सा अलग से प्रश्न है, इसमें भी छूट दोगे कि नहीं दोगे आप? यूनानी का अलग से प्रश्न है। मैं पूछ रहा हूँ साहब, यूनानी का तो उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो आयुर्वेद का ही पूछ रहा हूँ कि आयुर्वेद इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है और हम तो पूरा सदन माननीय वित्त मंत्री जी से मांग भी करते हैं कि अगर इसके बजट में राशि की कमी है तो 40 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो और दिया जाए ताकि ये चिकित्सा पद्धति देहातों में और जो पुरानी पद्धति है ये लागू रहे। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ कि एलोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी और आयुर्वेद चारों में समानता लाने का आप इरादा रखते हैं कि नहीं? जब उनमें छूट दे दी तो इसमें भी छूट दो आप। इन्होंने क्या अन्याय किया है? वेदों ने आपसे क्या अन्याय किया है? जब आप दूसरों को छूट देती इसमें भी। भर्ती के प्रोसीजर की बात है अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तो एक अपनाएंगे उसमें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानकारी करना चाहता हूँ कि अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि रोगी संख्या के आधार पर अस्पतालों में दवाइयाँ भेजते हैं। अध्यक्ष महोदय, 1.5 वर्ष से इसी सदन में प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से मैं आपको जानकारी कराना चाहता हूं कि 2 मेरे क्षेत्र में हरसौर और भैरुंदा में पद रिक्त हैं और उन अस्पतालों में आज तक कोई रोगी गया ही नहीं। वहाँ आवारे कुत्ते और पशु घूमते रहते हैं। वहाँ इन्होंने दवाई भेजी क्या, भेजी तो किसकी दी अध्यक्ष महोदय? वहाँ कोई रोगी नहीं गया आज तक। ये अस्पतालों का हाल है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में ऐसा कोई औषधालय नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, हरसौर और भैरुंदा 2 जगह जहाँ कम से कम वर्किंग अरेंजमेंट के अनुसार कोई न कोई आदमी लगा हुआ है। या कह रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, मान्य अधिकार पूर्वक कह रहा हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। 1.5 वर्ष से पद रिक्त पड़े हैं, आज तक एक रोगी वहाँ दवा लेने। माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं आपको कस्बों का नाम बता रहा हूँ, हरसौर और भैरुंदा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले के प्रत्येक औषधालय में या तो आयुर्वेद चिकित्सक काम कर रहा है या कंपाउंडर काम कर रहा है, और जहाँ दोनों नहीं है वहाँ हमने पास के औषधालय के कंपाउंडर अथवा चिकित्सक को वर्किंग अरेंजमेंट्स के अंदर लगा रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि शिमला में तो ताला लगा हुआ है। ये बता दो मंत्री जी, व्यवस्था किसको लगा रखा है? भैरुंदा औषधालय में व्यवस्था किस कंपाउंडर या वैद्य को आपने लगा रखा है, उसका नाम बता दीजिए। लगा रखा है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसको लगा रहा? अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी गए थे, मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र का दौरा करने गए थे, वहाँ पर भी ग्रामीणों ने उनको शिकायत दी और उनको बताया कि ताला लगा हुआ शिमला के हॉस्पिटल में। महोदय, दूसरा प्रश्न सिर्फ 2 ही जगह का नाम बताया साहब मैंने। 2 क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 555 अध्यक्ष महोदय का पूछा है, ये कह रहे व्यवस्था तो बता देना आप कौन है। ऑर्डर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पत्र दिनांक 19/5/76 के द्वारा कृषि विभाग में टेक्निकल अधिकारी लगाने की बात कही थी। इस पद पर रहे अधिकारियों की सूची परिशिष्ट के पर संलग्न है। भारत सरकार की सिफारिश में कृषि अनुसंधान को कृषि विभाग से कृषि विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करने की बात कही थी। अनुसंधान का कार्य कृषि विश्वविद्यालय में आदेश दिनांक 27/12/75 को के द्वारा स्थानांतरित किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने ये कहा कि बात लगाने की कही थी, तो एक तो मैं जानकारी करना चाहूँगा कि क्या कही थी वो, आप उसको मानने के लिए बाध्य हैं कि नहीं है? आदेश दिया कि निर्देश दिया, क्या दिया वो ज़रा पढ़ के हमको सुना दें। और नेक्स्ट दूसरा आपने दिखाया कि कृषि अनुसंधान को कृषि विभाग में से कृषि विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करने की बात कही थी, तो ये दोनों एक ही सर्कुलर या पत्र के जरिए आपको कही थी या अलग अलग पत्र इसके संबंध में भारत सरकार ने लिखे थे आपको, जरा ये बता दीजिए। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ये था कि रिसर्च का काम भी और डिपार्टमेंट का काम भी डायरेक्टरेट से ही होता था, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई
इसके लिए कुछ राज्यों में इसका इंतज़ाम नहीं हुआ है, तो इस तरह से कुछ टेक्निकल अधिकारी लगाए जाएं और उसमें इसको अलग किया जाए। तो हमारे राज्य ने इसको अलग कर दिया, एक क्षेत्र से ये लागू हो गया और उसमें इस तरह तो उसके बाद नहीं मंत्री जी मेरा तो सवाल ये मैं बता रहा हूँ साहब, आप जरा सुनिए ना। जो नहीं पूछ रहा हूँ काहे को बता रहे हो? तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये एक ही पत्र के जरिए हुआ, अलग अलग पत्र इसके समझ में आए, वो पत्र जरा बता देना हमको पढ़ के। और ये प्रोफेसर सावरलाल उत्तर देंगे। मैं आप सुन लीजिए भाई, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह से उन्होंने उस वक्त ये बात इसलिए कही कि रिसर्च का काम भी वो देखते थे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये इशू तो ऐसा है जिसपे वो भी सहमत हैं और हम भी सहमत हैं, दोनों फरीक सहमत हैं कि भाई आईएएस अधिकारी लगाना है, वो भी लगाते रहे और हम भी लगाते रहे। और अब तो हमने रूल अमेंड कर दिया है कि सिर्फ आईएएस अफसर ही लगेगा। अच्छा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय, जब भारत सरकार ने बात कही थी तो मैं यही तो जानकारी चाह रहा हूँ कि उस चीज़ को आप मानने के लिए बाध्य है कि नहीं। ये एक तो ये जवाब नहीं दिया। दूसरा ये कि 1998 में तत्कालीन कृषि मंत्री ने क्या किसी एसटी के अधिकारी को डायरेक्टर लगाने के लिए पत्रावली चलाई थी क्या, अनुशंसा की थी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा जो है मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, मैंने पूरी लिस्ट दे दी है इनको के 54 से लेकर अब तक कौन कौन अधिकारी रहे हैं। तो और ये बात ही हमेशा महसूस की गई कि भाई जो है अब इसको आईएएस अधिकारी ही यहाँ काम करता रहे। इसके पीछे कारण बता दे मंत्री महोदय, क्या कारण है? आईएएस ही काम करेगा, जो डिपार्टमेंट का अनुभवी योग्य वो काम नहीं करेगा? आईएएस के लगने से विभाग को कौन कौन से फायदे आप करवा देंगे, जरा बता दीजिए। इसका बैकग्राउंड तो होगा कुछ। मंत्री महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय एक बात मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से। भारत सरकार ने आपको निर्देश दिए कि आप निर्देशक के पद पर तकनीकी अधिकारी को लगाएंगे। क्या यह सही है कि भारत सरकार के निर्देशों मिलने के पश्चात भी आपने निर्देशों की पालना की नहीं? क्या भारत सरकार के निर्देशों की पालना करना, उसके आदेशों की पालना करना, ये आपके कर्तव्य में नहीं है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप भी आईएएस यहाँ लगाते रहे हैं। हम क्या करते हैं? छोड़ो इसको, हमने क्या किया छोड़ो। आप ये बताओ कि निर्देश बताने तो लग रहा हूँ आपके पास भारत सरकार के निर्देश है, रूल्स को बताने तो लग रहा हूँ, आप सुनने की हिम्मत रखिए ना। मंत्री महोदय 95 में आपने जो सूची दी है, जब हमारी सरकार थी विभाग का अधिकारी लगा यहाँ पर, आपने एक अधिकारी लगाया 95 में, मैं बता दूं। और उसके बाद में 98 में सिफारिश तत्कालीन कृषि मंत्री ने की थी। इसकी जानकारी आप दे दीजिए, की थी कि नहीं की थी। और आपका राज आने के बाद में वो विभागीय अधिकारी था, एसटी का था, ट्राइबल एरिया का था, बेचारे को दरकिनार करके। और पता नहीं इन आईएएस में क्या आप देखते हैं, जिनको एग्रीकल्चर की ABCD का ज्ञान नहीं है, उनको ला के बैठा रहे हो और बैठा दिया। बताइए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मगरमच्छ के आंसू बहाने से तो काम चलेगा नहीं। क्या बात हुई? एक्शन बताने लग रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर जो अनुसूचित जनजाति का था, जिसकी रिकमेंडेशन मुख्यमंत्री की वैकेंसी भी दी थी, इन्होंने जो है बाद में उसको नहीं लगाया। सुन लीजिए साहब, सुनाइए साहब। और माननीय श्रम मंत्री जी का लड़का जो हॉर्टिकल्चर में डायरेक्टर था, उसकी रिकमेंडेशन हुई थी, आपको याद दिला रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत बातें आप कह रहे हैं और आप बिल्कुल तथ्यों से परे कह रहे हैं। और माननीय आप मेरे प्रेडेसेसर रहे, कम से कम आप तो सही बात कहिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ सरकार के इन्होंने ये बात सही है, वो जो है रिकमेंडेशन माननीय बैरू सिंह ने, मैंने और सेक्रेटरी सबने की थी, वो फाइल आपके पास है, उसको आपने अनुसूचित जनजाति का नहीं लगाया आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय के लोगों को इन्होंने
कैंडिडेट देना ही नहीं चाहते और इसलिए ये किंतु परंतु करके IAS अफसरों से लगा रहे हैं बहाना। मैं अर्ज कर रहा हूँ, बात ये है कि आदिवासियों के खिलाफ है लोग। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सरकार कि इन्होंने 5/7/95 को से लेके 30/96 मिस्टर सुशील शर्मा डिपार्टमेंट के रहे। सुन लीजिए साहब, आगे उन्होंने 30/96 को श्री P श्रीनिवासन IAS को लगाया। उसके बाद 3/8/96 को श्री परसोत्तम अग्रवाल को लगाया। तो ये किस लिए गोबर खाओगे क्या? हमने जो किया वही आप करेंगे। हमने तो गोबर खाया, आप गोबर खाओगे क्या? इस पॉइंट पे तो आप अरे ये जो आप करते आ रहे हैं उसके हिसाब से हमने किया। ये जो डिस्प्यूट चल रहा था वंस फॉर ऑल रूल अमेंड करके सेटल कर दिया। बैठिए, प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त। आप कह रहे हैं कि आपने गोबर खाया है, हमने खाया तो आप भी गोबर खाओगे क्या? बताओ सब ऐसे। और हमारा ये कहना है कि दोनों गोबर खा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। इसीलिए तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। समिति के अध्यक्ष महोदय का उपस्थापन अध्यक्ष महोदय शिवचरण माथुर। अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से एक मिनट। श्री शिवचरण माथुर। अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति का 2001-2002 के निम्नांकित 2 प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ। पहला, आयोजन विभाग विषयक प्राक्कलन समिति का 2000-2001 के 5वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई विषयक 11वां प्रतिवेदन। एवं 2, शिक्षा विभाग विषयक प्राक्कलन समिति का 2000-2001 के 7वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई का 12वां प्रतिवेदन। श्री गुलाबचंद कटारिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति 2001-2002 के 22 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ। श्री अर्जुन बुर्णक। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति के 2001-2002 के 9 प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ। श्रीमती सुमित्रा सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति 2001-2002 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूँ। श्री नारायण सिंह। मैं कार्यसूची में उल्लेखित अनुसार याचिका समिति 2000-2002 के 2 प्रतिवेदन स्थापित करता हूँ। विधायी कार्य पुरस्कृत किए जाने वाले विधेयक। श्री के सिंह राठौड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक 2001 को पुरस्कृत करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक 2001 को पुरस्कृत किए जाने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ है, तो विपक्ष में होना है। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुरस्कृत करने की आज्ञा प्रदान की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक 2001 को पुरस्कृत करता हूँ। प्रवर समिति के निर्दिष्ट किए जाने वाले विधेयक। श्री के सिंह राठौड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक 2001 को पुरस्कृत करता हूँ। प्रवर समिति के निर्दिष्ट किए जाने वाले विधेयक। श्री के सिंह राठौड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक 2001 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के नामावली इस प्रकार है: खेत सिंह राठौड़,